नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की है। सीएम धामी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। अमित शाह के घर जाकर सीएम धामी उनसे मुलाकात करते हुए नजर आए और दोनों के बीच में राज्य के विकास योजनाओं को लेकर बातचीत हुई है। सीएम धामी ने इससे पहले केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से भी मुलाकात की। सीएम ने जमरानी बांध पर जल्द ही काम शुरू करने की मांग की और साथ ही प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत स्वीकृति देने की भी मांग की। इसके अलावा 300 मेगावाट की नंदप्रयाग जल विद्युत परियोजना को लेकर भी अनुरोध किया। तो मुख्यमंत्री ने किसाऊ परियोजना के एमओयू में कुछ प्रावधानों को शामिल करने का आग्रह भी किया। सरकार के 100 दिन का मौका और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली जाने की टाइमिंग, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री के कई बड़े फैसले सामने आ सकते हैं। कई चेहरों को एडजस्ट किया जा सकता है तो कई चेहरे बदले जाने भी तय हैं। उत्तराखंड में सत्ता में कोई भी रहा हो, सियासत से जुड़े बड़े फैसले दिल्ली से होते हैं। गुरुवार को दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की, तो शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले। ये मुलाकात ऐसे वक्त पर हुई जब 30 जून को सरकार के 100 दिन पूरे होने वाले हैं। माना जा रहा है कि 100 दिन के मौके को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जहां बीजेपी संगठन के नेताओं को दायित्व बांट सकते हैं, वहीं अगले मुख्य सचिव के तौर पर आईएएस राधा रतूड़ी को जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 23 मार्च को शपथ ली, लेकिन चंपावत चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात का असर आने वाले दिनों में दिख सकता है। जो बार बार हम कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, उसको धरातल पे आप सब लोगों ने मान लिया है कि बहुत बड़े बड़े काम उत्तराखंड में हो रहे हैं। जो हमारे पूर्व विधायक थे गहतोड़ी जी, जिन्होंने मुख्यमंत्री के लिए सीट खाली की है, उनको वन निगम का चेयरमैन बना दिया गया है। तो अब शुरुआत हो गई धीरे धीरे। जो है मुझे लगता है कि केंद्र से बात करने के बाद सबका निर्णय हमारे मुख्यमंत्री जी कर लें। पुष्कर सिंह धामी सरकार लगातार दूसरी बार बीजेपी की प्रचंड बहुमत की सरकार है और युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जनता के साथ बीजेपी नेताओं को भी बड़ी उम्मीदें हैं और दिल्ली दौरे के बाद संगठन के नेताओं के साथ पूर्व विधायकों को भी जिम्मेदारी मिलने की उम्मीद है। पार्टी और संगठन और सरकार जो उचित समझे, हमने तो कहीं आवेदन भी नहीं किया है। हाँ ठीक है, अगर सरकार या पार्टी उपयोग करना चाहेगी तो हम तैयार हैं। वैसे भी जो जनसेवा में लगे, तो ये तो संगठन ने देखना है और सरकार ने देखना है। चंपावत चुनाव में जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री की मुलाकात के बड़े मायने हैं और यही वजह है कि 100 दिन पूरे होने के साथ मुख्यमंत्री पद और दायित्व की सौगात बांट सकते हैं। देहरादून से न्यूज 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने संसद में आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम दिग्गज नेता मौजूद थे। वहीं एनडीए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के नामांकन में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। राष्ट्रपति पद के लिए आज द्रौपदी मुर्मू ने नामांकन किया और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वहां पर मौजूद थे। सीएम धामी ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताया और उम्मीद जताई कि विपक्ष भी द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेगा और सभी दलों को एक आदिवासी तबके से आई महिला के समर्थन में साथ आना चाहिए। बड़ा ऐतिहासिक फैसला है, जहां एक आदिवासी जनजाति समुदाय से द्रौपदी मुर्मू जी आती हैं। उनका पूरा जीवन संघर्षों में रहा है और उन्होंने सामान्य स्थितियों और सामान्य परिस्थितियों से अपने जीवन को प्रारंभ किया है और उनके राष्ट्रपति बनने से निश्चित रूप से देश के एक बहुत बड़े वर्ग में, जो हमारा आदिवासी समुदाय है, जनजाति समुदाय है, उन सभी में एक देशभक्ति की भावना, मैं कहूँगा संविधान के प्रति भावना, देश के प्रति भावना, उनमें एक आशा का भाव उनके बनने के बाद आएगा। और मैं तो कहता हूं कि विपक्ष को भी, सभी को उनका समर्थन करना चाहिए।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री से मुलाकात कर मानस खंड मंदिर माला मिशन को मंजूरी देने का अनुरोध किया। मानस खंड मंदिर माला मिशन को उत्तराखंड और खासकर कुमाऊं में विकास के नजरिए से एक माइलस्टोन माना जा रहा है। आखिर क्या है मानस खंड मंदिर माला मिशन, आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। उत्तराखंड में गढ़वाल को केदारखंड तो कुमाऊं को मानस खंड भी कहा जाता है और केदारखंड में 4 धाम हैं। इन चारों धामों की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 4 धाम रोड परियोजना पर काम हो रहा है। कुमाऊं में कई ऐतिहासिक और पौराणिक मंदिर हैं, लेकिन कनेक्टिविटी के अभाव में इन तक पहुंच आसान नहीं हो पाती और इसके लिए मानस खंड मंदिर माला मिशन लॉन्च किया जा रहा है। हजारों करोड़ के इस प्रोजेक्ट के जरिए गढ़वाल और कुमाऊं के बीच रोड कनेक्टिविटी को बेहतरीन किया जाएगा। 1 लेन की सड़क को 1.5 लेन, 2 लेन में तो 2 लेन की सड़क को 4 लेन में कन्वर्ट करने की योजना है। काशीपुर, रामनगर, मोहान, बुआखाल रोड 201 किलोमीटर इस रोड को चौड़ा किया जाएगा और 1000 करोड़ की लागत से काम होगा और गढ़वाल कुमाऊं के बीच का सफर 1 घंटा कम होगा। जोरीकोट, अल्मोड़ा, रानीखेत, गैरसैंण, कर्णप्रयाग 171 किलोमीटर लंबी सड़क को 2000 करोड़ की मदद से 2 लेन में कन्वर्ट किया जाएगा। सफर में 2 घंटे की बचत होने का अनुमान है। गढ़वाल के सिमली ग्वालदम से कुमाऊं के बैजनाथ, मुनस्यारी और जौलजीबी तक 288 किलोमीटर लंबे राजमार्ग को 2 लेन में कन्वर्ट किया जाएगा। रामनगर, लालढांग, झिरना, पाखरो और कोटद्वार 88 किलोमीटर लंबी सड़क को 700 करोड़ की लागत से 2 लेन में बदला जाएगा। हमारे एग्जिस्टिंग नेशनल हाईवेज हैं उनको 2 लेन करने का और जो 2 लेन है और उनकी महत्व को देखते हुए 4 लेन में कन्वर्ट करने का प्रोविज़न रखा गया। इसके अतिरिक्त जो हमारा गैरसैंण जो ग्रीष्मकालीन राजधानी अभी है उसको भी जोड़ने वाली जो सड़कें हैं महल चौरी, बछुआ बाण, चौखुटिया, ये इसको भी 2 लेन करने का प्रस्ताव है। कुमाऊं के अंदर भी दर्जनों सड़कों का कायाकल्प होगा। जिन मंदिरों, पर्यटक स्थलों तक रोड नहीं पहुंच सकती उन्हें रोपवे से जोड़ा जाएगा। पूरे प्रदेश में ऐसे 40 रोपवे लगाने की योजना है, जिसमें अकेले कुमाऊं में 16 रोपवे लगाए जाएंगे। तो जहाँ पे हमारा रोड नेटवर्क नहीं पहुँच सकता या डिफ़िकल्ट है तो उसमें सारे रोपवे के माध्यम से उसको जोड़ने का निर्देश प्राप्त हुआ है। तो इसी दिशा में हमारा काफ़ी सारा प्रोजेक्ट पूरा प्रदेश में इस टाइप का प्रोजेक्ट चल रहा है। मानस खंड मंदिर माला मिशन में कुमाऊं के 6 जिलों के 28 से ज्यादा धार्मिक स्थलों को शामिल किया गया है। इन सभी को संपर्क मार्ग से जोड़ने के लिए 90 करोड़ का प्रस्ताव बनाया गया है। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिली तो अगले 10 सालों में उत्तराखंड के पर्यटन विकास की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल जाएगी। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील प्रभात की रिपोर्ट। चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कराने की बाध्यता खत्म नहीं हुई है और इस अफवाह पर पर्यटन विभाग ने बयान भी जारी कर दिया है। पर्यटन विभाग के मुताबिक रजिस्ट्रेशन अब भी जरूरी है और यात्रा पर आने से पहले सभी यात्री अपना अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं। चारधाम यात्रा के लिए अभी तक 33 लाख यात्री रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, जबकि 23 जून तक 24 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री चारधामों के दर्शन कर चुके हैं। पंजीकरण चारधाम यात्रा के लिए अनिवार्य है और पोर्टल के माध्यम से या फिर मोबाइल ऐप के माध्यम से या फिजिकल काउंटर के माध्यम से कहीं ना कहीं से आपको पंजीकरण कराना है, तभी आप चारधाम यात्रा पर आ सकते हैं। केदारनाथ धाम में हुक्का पीने वाले युवकों को अब उनकी ये हरकत भारी पड़ गई है। केदारनाथ धाम में हुक्का लेकर पहुंचे युवकों पर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। धार्मिक स्थलों में हुक्का लेकर पहुंच रहे ऐसे युवकों पर पुलिस चालान की कार्रवाई तो नहीं कर रही है, बल्कि पकड़े जाने पर ये युवक माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस ने अभी तक ऐसे 6 युवकों का चालान किया है। क्रिकेटर आर सेठी से मारपीट और 10 लाख रुपए की मांग के मामले में एसएसपी जन्मेजय खंडूड़ी के निर्देश पर एसओजी गठित की गई है, जिसके बाद सीएयू के सचिव समेत 7 लोगों की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। मामले में अभी तक की जांच में कोई भी सहयोग नहीं किया गया। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड की ओर से न तो सचिव माहिम वर्मा और न ही अन्य किसी ने बयान दर्ज कराए हैं। ऐसे में एसएसपी ने इस मामले में जरूरत पड़ने पर गिरफ्तारी करने की बात कही है। मिला न ही कोई भी अपने बयान रिकॉर्ड करने के लिए पहुंचा है, तो ऐसे में मेरे द्वारा जो हमारी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम है उसको भी
जो IO है उसकी मदद के लिए लगाया गया है कि इनके जितने भी जो नामजद हैं उनके वेयर अबाउट्स का पता किया जाए और ज़रूरत पड़ने पर गिरफ्तारी की कार्रवाई भी की जाएगी। बाजपुर के सुल्तानपुर चट्टी में पत्नी को पाटल से हमला कर घायल करने के आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। ये पूरी घटना CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई थी। मामला 20 जून का है, जब रामजीवनपुर गांव में एक महिला अपने रिश्तेदार के घर शादी में जा रही थी। इस बीच विवाद के चलते गुस्साए पति गुड्डू ने उस पर हमला कर दिया था, जिसमें महिला घायल हो गई थी। महिला को बचाने आई अन्य महिला पर भी आरोपी ने हमला करने की कोशिश की थी। यहाँ एक गांव रामजीवनपुर है। यहाँ से एक महिला की तहरीर प्राप्त हुई थी, जिसमें उसने बताया था कि उसके पति से कोई विवाद चल रहा है और इसी विवाद के तहत एक दिन उसके पति ने उस पर दिन दहाड़े सड़क पे वार किया है पाटल से। फुटेज में भी घटना कारित करता हुआ उसका पति दिखाई दिया। इसी के आधार पर मुकदमा पंजीकृत करके हमने उसके पति को भी अरेस्ट किया है और साथ में वो पाटल भी बरामद किया है। हरिद्वार वन विभाग की लक्सर रेंज में गुलदार का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृत गुलदार की उम्र करीब 2 साल बताई जा रही है। लक्सर रेंज के मुंडा खेड़ा कला गांव से सटे खेतों से शव बरामद किया गया। खेत मालिक द्वारा सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने गुलदार के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जी, सुबह शव के मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पर टीम को भेजा गया था। तो अभी मृत्यु के कारण का पता नहीं चला है। गुलदार का एक शव मिला है हमें। पोस्टमार्टम के बाद मृत्यु का कारण पता चला। श्रीनगर गढ़वाल में अलकनंदा नदी में पैर फिसलने से एक युवक गिर गया और बहते हुए एक टापू पर युवक जाकर फंस गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। दरअसल NIT श्मशान घाट पर एक व्यक्ति के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया के दौरान अचानक से एक युवक पैर फिसलने से नदी में गिर गया था, लेकिन बाद में नदी के बीच बने टापू पर जाकर फंस गया था। रुड़की नगर निगम में बजट को लेकर बोर्ड बैठक एक बार फिर से विफल रही। पार्षदों का कहना है कि बैठक में कोई सक्षम अधिकारी नहीं होने के चलते बजट बैठक को एक बार फिर से स्थगित करना पड़ा। और साथ ही पार्षदों का ये भी आरोप है कि पिछली बार बजट को निरस्त कर दिया गया था, लेकिन नगर निगम ने बिना बजट पास किए ही 15 करोड़ के टेंडर पास कर दिए थे, जो कि नियम के खिलाफ हैं। वहीं शुक्रवार को हुई बैठक में 6 प्रस्ताव रखे गए थे, जिसमें से 4 को सहमति के साथ पास किया गया। मेयर का कहना है कि पहले भी कुछ पार्षदों ने बजट रोका था और आज फिर से बजट रोक दिया गया, जिसके चलते शहर के विकास कार्य रुक जाते हैं और लोगों को दिक्कतें होती हैं। ये था कि बजट जब पिछली 23/4/2022 को जो बोर्ड की बैठक हुई थी, उसमें बजट को स्थगित किया गया था। जब बजट स्थगित होने के बावजूद भी इन्होंने 15 करोड़ रुपए के लगभग कार्य नगर निगम में किए हैं, जो बिल्कुल नियम विरुद्ध हैं। कुछ पार्षदों द्वारा पूर्व में जो नगर निगम का बजट था उसको रोकने का काम किया गया था। आज पुनः हमने बजट बैठक रखी थी, बजट को हम लेकर के आए थे और बजट बैठक के अंदर हमने बजट रखा और फिर दोबारा उन पार्षदों द्वारा शहर का बजट रोक लिया गया है। निर्माण कार्य वास्तव में प्रभावित होंगे। कांवड़ मेले को सकुशल संपन्न करवाना हरिद्वार प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है, इसलिए इसकी तैयारी भी शुरू कर दी गई है। हरिद्वार के CCR भवन में प्रशासन ने होटल धर्मशालाओं से जुड़े व्यापारियों के साथ बैठक की और उनसे सुझाव भी मांगे। बैठक के दौरान व्यापारियों ने बैटरी रिक्शा और टेम्पो के चलते के कारण लगने वाले जाम, ऑनलाइन ठगी और अतिक्रमण जैसी कई समस्याओं के बारे में बताया। तो वहीं मीटिंग में SP सिटी, SDM समेत कई अधिकारी भी मौजूद थे। अब उस सूरत में जब हम इतना पैसा लगाते हैं बैंकों से, विषय ये था कि हरिद्वार में जो ट्रैफिक को लेकर परेशानी आ रही है बार बार, उसको लेकर जब तक एक वृहद कार्य योजना नहीं बनाई जाएगी तो निश्चित रूप से कांवड़ हो या अन्य सोमवती अमावस्या या अन्य मेले हों, उन पर ये परेशानी हमेशा बनी रहेगी। हमारे भी कुछ सुझाव थे, हमने भी कुछ सुझाव दिया है। जो जाम लगते हैं यात्रा के समय, उसमें जाम में जैसे हमारे हरिद्वार के अंदर, जिला हरिद्वार में लगभग 2500 अवैध वाहन चल रहे हैं जुगाड़। हमने उसकी आवाज़ उठाई है
कुछ अवैध रूप से ई रिक्शा भी चल रही हैं। एक ये नॉर्मल बैठक का दौर चल रहा है, लगभग सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं कांवड़ से रिलेटेड उनसे सबसे बातचीत होगी। आज इन्होंने कुछ इशूज अपने रेज किए। टेहरी डैम की झील के पानी के उतार चढ़ाव के चलते 835 मीटर के ऊपर के गांव में हो रहे भूस्खलन और भू धसाव के नुकसान का जायजा लेने के लिए एक्सपर्ट कमेटी पहुंची। एक्सपर्ट कमेटी ने पुनर्वास विभाग की टीम के साथ भिलंगना और भागीरथी के करीब 18 गांवों का जायजा लिया। विभागीय अधिकारी का यह कहना है कि फाइनल रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जिसे शासन को भेजा जाएगा और शासन के स्तर पर ही मुआवजे और विस्थापन को लेकर आगे का फैसला लिया जाएगा। टिहरी बांध जलाशय के उतार चढ़ाव के कारण जो 835 से ऊपर जो गांव प्रभावित हुए हैं, उनमें से भिलंगना एवं भागीरथी घाटों का जो संयुक्त विशेष समिति द्वारा निरीक्षण कर लिया गया है। जल्द ही इसकी फाइनल रिपोर्ट तैयार करके सचिव साहब को प्रस्तुत कर दी जाएगी। पेयजल और सिंचाई की जरूरतों को पूरा करने के लिए पिथौरागढ़ में अमृत सरोवर योजना पर काम शुरू हो गया है। योजना को अमल में लाने के लिए सभी तहसीलों में 75 से भी ज्यादा सरोवरों का निर्माण किया जा रहा है। पहाड़ों में साल दर साल वाटर लेवल गिर रहा है। गिरते वाटर लेवल के कारण पेयजल और सिंचाई की जरूरतों को पूरा करना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। ऐसे में अब केंद्र सरकार की अमृत सरोवर योजना इस संकट को दूर कर सकती है। सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों में 75 से ज्यादा सरोवर बनाने का टारगेट लिया है, जिससे सिंचाई और पेयजल की जरूरत तो पूरी होगी, साथ ही बंद हो चुके जल स्रोत भी रिचार्ज हो सकेंगे। पर हम लोगों ने 75 तालाब बनाने का एक वो रखा था और उसी क्रम में हम लोगों ने बहुत सारे तालाबों के लिए या सरोवरों के लिए पैसा सैंक्शन कर दिया है और अभी भी उसकी प्रोग्रेस का रिव्यू हम लोग कर रहे हैं कंटिन्यूसली। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत बेहतर तरीके से हम जल संरक्षण कर पाएंगे। अकेले पिथौरागढ़ जिले में 79 सरोवरों का निर्माण होना है, जिसमें से 73 सरोवर मनरेगा के तहत बनने हैं, जबकि 6 का निर्माण वन महकमा करेगा। यही नहीं, वन विभाग 11 जबकि मनरेगा से 4 जल स्रोत की रिचार्ज भी की जाएंगे। सरोवरों के निर्माण में 34 करोड़ के करीब धनराशि खर्च होनी है। जिले में सबसे ज्यादा 17 सरोवरों का निर्माण धारचूला तहसील में होना है और इस योजना से 1 लाख से ज्यादा लोगों को अपने घर के करीब रोजगार भी मिलेगा। हमने मनरेगा में 12 लगभग बड़े सरोवर टेकअप किए थे, तो इसका निसंदेह फायदा हुआ है। जब हमने एक सर्वे कराया था हमारी झलतोला झील को लेकर, तो उससे फाइंडिंग मिली थी कि 27 वाटर सोर्सेज आसपास के रिचार्ज हुए हैं। इस तरह से इन सरोवर से निसंदेह हमारा जो भूमिगत जल है वो बढ़ेगा। अमृत सरोवर योजना में 47,000 क्यूबिक पानी को इकट्ठा करने के लिए टारगेट लिया गया। ऐसे में तय है कि ये योजना अगर परवान चढ़ती है तो पीने के पानी के अलावा खेती, फल और सब्जी उत्पादन के लिए भी पर्याप्त पानी मिल सकेगा। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। औली पहुंचे उत्तराखंड के मुख्य सचिव एस.एस. संधू ने आईटीबीपी, आर्मी और पर्यटन विभाग के विभागों की बैठक ली और औली में मास्टर प्लान का काम जल्द ही शुरू करने के लिए कहा। दरअसल औली के विकास के लिए केंद्र सरकार और उत्तराखंड सरकार ने नया मास्टर प्लान तैयार किया है। नए मास्टर प्लान के तहत औली रोपवे का विस्तारीकरण और स्कीइंग स्लोप का विस्तारीकरण किया जाना है। जहाँ हम आए थे, ये इसको एक वर्ल्ड टूरिज्म डेस्टिनेशन की तरह डेवलप करने का प्लान है और मास्टर प्लान बन गया है जो काफ़ी अंतिम चरण में है। उसकी प्रेजेंटेशन की और सर्वे भी किया सारे एरिया का ऊपर से नीचे कि क्या क्या कैसे कैसे बनना है। और जैसे कुछ इश्यूज यहाँ लैंड के भी हैं, आईटीबीपी, आर्मी और टूरिज्म में, उसका भी समाधान ढूंढने की बात हुई। नैनीताल की भवाली पालिका ने प्राधिकरण के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बाकायदा प्राधिकरण हटाने के लिए बोर्ड बैठक में प्रस्ताव भी पास कर दिया गया और कोर्ट जाने की तैयारी की गई है। भवाली पालिका अध्यक्ष का कहना है कि भवाली में पिछली सरकार ने जिला विकास प्राधिकरण लागू किया था, लेकिन बाद में सरकार ने इसे हटाने का फैसला लिया। बावजूद इसके प्राधिकरण को आज तक नहीं हटाया गया, जिसके चलते स्थानीय लोगों को मकान, दुकान बनाने की बड़ी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं और प्राधिकरण के अधिकारी ये परेशानियां उत्पन्न कर रहे हैं। की थी कि आपको जिला विकास प्राधिकरण से मुक्त किया जाएगा, क्योंकि हमारे वहाँ झील विकास प्राधिकरण था ही नहीं। तो जिला विकास प्राधिकरण जब सरकार ने पूरे प्रदेश से राज्य मोहाली बैठने की बात थी और अभी भी हमने कल प्रस्ताव किया, नहीं तो हम इसके लिए आंदोलन करेंगे और आंदोलन करने के साथ साथ ही हम न्यायालय की शरण में।
भारत का दूसरा सबसे बड़ा गोमुख ग्लेशियर तेजी से पिघल रहा है। गोमुख पहुंचने वाले श्रद्धालु भी गोमुख ग्लेशियर पर आ रहे परिवर्तन से चिंतित हैं। क्या है ग्लेशियर के ताजा हालात, आइए आपको दिखाते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का असर गोमुख ग्लेशियर पर पड़ रहा है और ग्लेशियर टूट रहा है। वहीं अगर गोमुख ग्लेशियर के कुछ साल पहले की पुरानी तस्वीर देखें तो उसमें और वर्तमान की तस्वीर में फर्क साफ नजर आ रहा है। ताजा तस्वीरें बताती हैं कि गोमुख ग्लेशियर में सब कुछ ठीक नहीं है, जो कि चिंता का विषय है। ग्लेशियर काफ़ी बड़ी मात्रा में पिघला है। पहले जो रास्ता था भोजवासा होकर और हम बाईं तरफ से ही गोमुख के दर्शन करते थे, वो पूरी तरह से बदल गया है। अब ट्रॉली के सारे हम दाहिनी तरफ आ रहे हैं और उसके बाद बिल्कुल जो रेता और बजरी आया ग्लेशियर के साथ। ग्लेशियर पिघल रहा है। इन सब के बीच श्रद्धालु मां गंगा के दर्शन कर गोमुख का रुख कर रहे हैं, लेकिन ग्लेशियर की वर्तमान स्थिति ने उन्हें भी चिंतित कर दिया है। वहीं सैलानी गोमुख यात्रा का अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं और कुछ सलाह भी दे रहे हैं। आज हम गंगोत्री धाम के बाद गोमुख पहुँचे हैं और आने में थोड़ा दिक्कत तकलीफें तो है। पुराना रास्ता टूट चुका है, नए रास्ते से है। रास्ते में ट्रॉली की व्यवस्था भी थी, खींचना अपने हाथों से पड़ा। जितने भी लोग निकले हैं वो सुबह निकले 6 बजे गंगोत्री से और लगभग 18 किलोमीटर की ये ट्रैक है, आपको रास्ता है और जाना पड़ता है। काफ़ी रास्ता जो है वो कभी समतल है। तस्वीरें बताती हैं गोमुख ग्लेशियर में लगातार बड़ा बदलाव जारी है, लिहाजा इन बदलावों को लेकर कुछ ठोस कदम उठाने की जरूरत है। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलवीर परमार की रिपोर्ट। प्रदेश के वो छात्र जो दिल्ली और चंडीगढ़ के विश्वविद्यालय और कॉलेज में पढ़ाई का सपना देख रहे थे, नई एजुकेशन पॉलिसी के जरिए होने जा रहे CUET टेस्ट उनके सपनों को पंख दे रहा है। पैंतालीस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए इस सेशन से कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी कि CUET के जरिए एडमिशन मिलेगा, जिसमें 12वीं के मार्क्स नहीं जोड़े जाएंगे। UGC की ओर से यह नियम इसी सेशन से सेंट्रल यूनिवर्सिटी में शुरू हो गया है। इससे वो स्टूडेंट्स बेहद खुश हैं जो दूसरे राज्यों की यूनिवर्सिटी कॉलेज में हाई मेरिट न आने की वजह से बाहर हो जाते थे। हाँ जी, मैं भी किसी रीजंस की वजह से और 12th क्लास में उनके कम मार्क्स आए हैं ना, किसी मतलब कभी ऐसा होता है कि लास्ट ईयर है तो हमें अपने मतलब और भी अदर एक्टिविटीज़ से पार्टिसिपेट करना है, एंड देन इस वजह से शायद उनके नंबर अगर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं, जैसे कि अगर बैच होल्डर्स अगर है तो इस रीजंस की वजह से मे भी उनके अच्छे नंबर नहीं आ पाए। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम ले रहे हो तो उसमें 2 चीज़ें हैं, एक मेरिट है, एक आपका अपनी नॉलेज है। मेरिट में ऐसा होता है कि 12th क्लास में हम अकेडमिक में अच्छा परफॉर्म करते हैं, कुछ बच्चे होते हैं कि जो अकेडमिक में नहीं कर पाते परफॉर्म। तो जो हमारा एंट्रेंस होगा, मान लीजिए मेरे को अपना कोई भी लेना है, हिस्ट्री पढ़नी है, तो अगर मेरा हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो मेरे भले ही कम नंबर आए हैं बाकी सब्जेक्ट में, अगर मैं एंट्रेंस दूंगा तो मैं क्लियर कर लूँगा। तो इससे क्या इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी आराम से काफ़ी बच्चों को। वहीं शिक्षाविद बताते हैं कि नई एजुकेशन पॉलिसी में इस नियम के तहत हजारों स्टूडेंट्स को फायदा होगा। हालांकि अभी 70 कॉलेजों को इस साल इस दायरे में आने के लिए इस बात की छूट है कि वो खुद इस पर फैसला ले। जो इसकी तैयारी है, यूनिवर्सिटीज़ तैयारी नहीं कर पाई, प्रिपरेशन नहीं कर पाई, बड़ा शॉर्ट पीरियड था, तो UGC ने मेरे 17 यूनिवर्सिटीज़ को एग्जाम्प्ट किया है कि आपका डिसीजन है, आप चाहे CUET कराएं इस साल या ना कराएं, अगले साल से करा सकते हैं। 1 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है UGC के हिसाब से। अच्छे कॉलेज में पढ़ने का सपना हर स्टूडेंट का होता है, लेकिन अंकों के आधार पर एडमिशन न मिलना भी सही नहीं है। ऐसे में जो स्टूडेंट काबिलियत होने के बावजूद एडमिशन नहीं पा सकते थे, इस बार उनके सपनों को पंख मिल सकता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। यारों कहीं छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।